सुमन की आत्मा भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा एक सुमन नाम की लड़की एक गांव में रहती थी और एक जगुआ नाम के लड़के ने उसको जंगल में मार दिया था। फिर गांव के मुखिया का बेटा सुहास सुमन की आत्मा की मदद करता है और सुमन की आत्मा जगुआ को मारकर अपना बदला ले लेती है। कुछ दिनों बाद सुमन की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनका देहांत हो गया। अब आगे सुमन के पिताजी की भी तबीयत बहुत खराब रहती थी। सुहास ही उनका इलाज कर रहा था। एक दिन उसको किसी काम से शहर जाना पड़ा तो वो सुमन के पिताजी को उस दिन देखने नहीं जा पाया। अगले दिन सुमन के पिता गांव के एक बच्चे को बुलाकर कहते हैं, सोनू बेटा, क्या तुम सुहास भैया को बुला लाओगे? ठीक है काका, मैं अभी उन्हें बुलाकर ले आता हूँ। सोनू सुहास के पास जाकर उसको बुला लाता है। अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैं आपको देखने नहीं आ पाया, किसी काम से शहर जाना पड़ गया था। कोई बात नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो तुम देख ही रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि अब मेरी तबीयत ठीक होगी। नहीं काका, ऐसा तो ना कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जी कहिए। देखो बेटा, मेरा तो कोई रहा नहीं अब। एक सुमन थी, वो भी नहीं है अब। और क्योंकि तुमने सुमन की बहुत मदद की और मेरे इलाज भी पूरे दिल लगा के कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो तुम अपना दवाखाना यहीं मेरे ही घर में खोल लेना। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा काका, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं शांति से आंख बंद करके हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूँ। बस तुम मेरे लिए इतना कर देना। ठीक है काका, मैं अपना दवाखाना यहीं आपके घर में ही खोलूँगा। अब आप आराम करिए। फिर सुहास वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों बाद सुहास ने सुमन के घर में ही अपना दवाखाना खोल लिया और वो अब गांव के लोगों का इलाज किया करता था। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गांव में कहीं से एक साधु बाबा मुखिया के पास आए। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? खुश रहो, मैं ठीक हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं कुछ दिन इस गांव में रहना चाहता हूँ। अगर मेरे रहने की कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ जरूर बाबा, मैं आपकी रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ। मैं गांव की चहल पहल से दूर किसी एकांत में रहना चाहता हूँ। हो सके तो गांव के बाहर वाले जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनवा दीजिए। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। फिर मुखिया बाबा के लिए जंगल में एक कुटिया बनवा देते हैं और बाबा वहीं जाकर रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीते। अब गांव वालों को भी बाबा के बारे में पता चल गया था और वो अब रोज़ ही बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे थे और बाबा उनको एक राख की पुड़िया देते थे। उससे उनकी समस्या का समाधान हो जाता था और लोगों का बाबा पर विश्वास बढ़ता गया। क्यों सरला, आजकल तो बहुत गुमसुम रहती है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दवाई खा रही हूँ लेकिन अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ। अरे तो तू बाबा के पास क्यों नहीं जाती? उनके पास हर समस्या का हल है। कल सुबह ही उनके पास चलते हैं। ठीक है। कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक गांव की एक औरत गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गई। सब लोगों ने पूरा गांव छान मारा, वो कहीं नहीं मिली। इसी तरह आए दिन कोई ना कोई औरत गायब हो रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये बात सुहास को पता चली। वो काफ़ी उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अचानक से ये औरतें गायब क्यों होने लगी?
मुझे इसका पता लगाना होगा। सुहास अपना दवाखाना बंद करके घर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत जंगल की ओर जा रही थी। सुहास ये देख चौंक गया। इतनी देर रात ये जंगल की तरफ क्यों जा रही है? जरूर कुछ बात है। मुझे इसके पीछे जाकर इसका पता लगाना होगा। फिर सुहास उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाके सुहास एक पेड़ के पीछे छिप गया और औरत को देखने लगा कि वो कहाँ जा रही है। और ये क्या, वो औरत बाबा की कुटिया के अंदर चली गई। सुहास ये देख कुटिया के पास जाता है और खिड़की से कुटिया के अंदर झांकता है और देखता है कि गांव की जितनी भी औरतें गायब हुई थी वो सब वहाँ हैं। तभी सुहास को बाबा की आवाज़ सुनाई देती है। तुम 9 हो गई हो। मुझे अब बस एक ही चाहिए। उसके बाद तुम 10 औरतों की बलि शैतान को चढ़ा दूंगा और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई नहीं मार सकता है। हा हा हा। बाबा की ये सब बातें सुनकर सुहास बहुत ही डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। मुझे ये सब जाकर गांव वालों को तुरंत बताना होगा, लेकिन गांव वाले बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसको अचानक से सुमन की याद आती है। वो झटपट सुमन की गुफा के पास जाता है और आंखें बंद करके सुमन को याद करता है। तभी सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सुहास? आज मुझे इतने दिनों बाद कैसे याद किया? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सुमन, गांव में कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ। फिर सुहास सुमन को उस बाबा और गायब हो रही औरतों के बारे में सब कुछ बताता है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है गांव में। चलो उस बाबा के पास चलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज तो बाबा के पास 9 औरतें हो गई हैं। कल 10वीं औरत उसके पास जाएगी, तो हमारे पास कल तक का समय है और गांव वालों को भी ये सब दिखाना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कह रहे हो सुहास। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब तुम घर जाओ, कल इस बाबा को देखते हैं। फिर सुहास घर आ जाता है। अगली सुबह सुहास भी गांव वालों के साथ बाबा की कुटिया जाता है और वहां पर सुहास देखता है कि बाबा एक राख की पुड़िया एक औरत के हाथ में देते हैं। ये देख सुहास को शक होता है कि कहीं 10वीं औरत यही तो नहीं है। शाम होती है। सुहास और सुमन दोनों जंगल के रास्ते पे उस औरत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सामने से वो औरत आती हुई दिखती है। सुहास, मैं इस औरत का रूप लेकर कुटिया तक पहुंचती हूँ। तब तक तुम इसके साथ गांव वालों को लेकर पहुंचो। ठीक है, अपना ध्यान रखना। सुहास उस औरत को लेकर गांव वालों को सारी बातें बताने जाता है और सुमन उस औरत का रूप लेकर बाबा की कुटिया की ओर चल देती है। कुटिया के पास जाकर सुमन रुक जाती है। तब तक सुहास भी गांव वालों को लेकर आ जाता है। रुक क्यों गई? कुटिया के अंदर जा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम 10 की आज बलि चढ़ाऊंगा और स्वर शक्तिमान हो जाऊंगा। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। तेरी ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी। मासूम गांव वालों को बहलाकर उनका विश्वास जीतकर उनको धोखा दिया है तूने। ये कैसे हो सकता है? तू इंसान नहीं, तू कोई और है। कौन है तू? फिर सुमन अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख बाबा बहुत ही डर जाता है। तू मेरा असली रूप देखना चाहता था ना? यही है मेरा असली रूप और मैं इस गांव की रक्षा करती हूँ और तुम जैसे शैतानों को बहुत बुरी सजा देती हूँ। फिर सुमन उस बाबा को भस्म कर देती है। ये देख गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं।
फिर सभी लोग सुमन का धन्यवाद करते हैं और गांव वापस लौट जाते हैं। सुमन की आत्मा भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा कि सुमन के पिताजी का तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनका देहांत हो जाता है और सुहास से वादा किए थे कि अपना दवाखाना मेरे ही घर में खोलना। उसके बाद सुहास अपना दवाखाना सुमन के घर में ही खोल देता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आते हैं और पास के ही जंगल में एक कुटिया बनाने के लिए गांव के मुखिया जी से कहते हैं। कुटिया बनने के बाद गांव की औरतें अचानक से गायब होने लगती हैं। तभी ये बात सुहास को पता चलता है कि गांव की औरतें अचानक से गायब क्यों होने लगी। तो सुहास इस बात का पता करने के लिए वो एक रात एक औरत के पीछे कुटिया के पास जाता है और देखता है कि गांव की सारी औरतें वहीं कुटिया के अंदर हैं। ये देख सुहास सुमन की आत्मा को बुलाने जाता है। उसके बाद सुमन उस ढोंगी साधु का अंत कर देती है। अब आगे। सुहास का दवाखाना बहुत अच्छे से चलने लगा। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे सुहास के दवाखाना खुलने और उसके इलाज से। सुहास के पिताजी भी सुहास के लिए बहुत खुश थे। जब से सुहास सुमन के घर रहने लगा, अक्सर सुहास सुमन के बारे में सोचता रहता और इस बीच वो हर रात सुमन से मिलने जाया करता। शायद सुहास सुमन से बहुत प्यार करने लगा था। एक रात की बात है जब सुहास सुमन से मिलने गया। सुमन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं तुमसे कैसे कहूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ सुहास? कहो, तुम्हें जो भी कहना है बताओ मुझे। सुमन, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें तो पता है मैंने अपना दवाखाना तुम्हारे ही घर पे खोला है। मैं जब से तुम्हारे यहाँ रहने लगा हूँ तब से मुझे कुछ होने सा लगा है। क्या होने लगा सुहास? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मत रहो वहाँ पे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। ऐसी बात नहीं है सुमन, मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ जब से तुम्हारे घर पे रहने लगा हूँ। फिर क्या बात है सुहास, कुछ तो बताओ। ऐसे भी बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सोना भी है, सुबह दवाखाना भी तो खोलना है। अच्छा, मैं तो सो जाऊंगा, तुम क्या करोगी? तुम भी सोती हो क्या? नहीं सुहास, मैं नहीं सोती। पता नहीं मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती इस आत्मरूपी शरीर से। ठीक है सुमन, मैं चलता हूँ। सुहास, जो कहने आए थे वो तो बता के जाओ। बताऊंगा सुमन, अभी हिम्मत नहीं हो रही है। फिर सुहास वहां से घर आ जाता है और सोचता है कि वो कैसे कहे कि वो सुमन से प्यार करता है। अगले दिन सुहास दवाखाने पे बैठा सुमन के बारे में ही सोच रहा था। तभी सुहास के पिताजी वहां आ जाते हैं। कैसे हैं पिताजी? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गया। तुम तो आते ही नहीं हो, मुझे ही आना पड़ा। कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो रात में यहीं रुक जाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मन लगा के लोगों की सेवा करो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें तो पता है कि अब मेरी भी उम्र हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि तुम अब शादी कर लो और मुझे निश्चिंत करो। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम कहो तो बात बढ़ाऊं। पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों बेटे, क्यों नहीं करना चाहते? अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है और तुमने अपना काम भी शुरू कर दिया है। फिर किस बात का इंतजार है बेटा? ठीक है पिताजी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। पिताजी के जाने के बाद सुहास उनकी बात को लेकर सोचने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। सुहास पिताजी की बातों से बहुत उदास था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। थोड़ी देर बाद सुहास दवाखाना बंद कर सुमन से मिलने जंगल की ओर चल दिया। क्या बात है सुहास, आज बहुत उदास हो? कुछ बात हो गई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है।
बस यूं ही सोच रहा हूँ। मुझे भी तो पता चले, क्या सोच के इतना उदास हो रहे हो? आज पिताजी दवाखाने पे आए थे और मुझे शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन क्या सुहास, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है और पिताजी भी अकेले हैं। कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना, तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? मुझे बताओ, मुझे जानना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे एक वादा करना होगा। कैसा वादा सुहास? मेरी बात सुन के तुम नाराज नहीं होगी और ना ही यहाँ से जाओगी। ठीक है, तुम बताओ। सुहास सुमन की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ सुमन। सुमन ये सुन बिल्कुल दंग रह जाती है और बिना कुछ बोले सुहास को देखती रहती है। तभी जंगल से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं और फिर दोनों जंगल की ओर जाते हैं। तभी सुहास सामने से किसी को भागते हुए देखता है। सुहास ये देख बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि इतना बड़ा कोई इंसान तो नहीं हो सकता है और ना ही इस जंगल में कोई बड़ा जानवर है। फिर क्या था ये? डरा हुआ सुहास सुमन से उसके बारे में कहता है। तभी झाड़ियों से एक आवाज आती है। सुहास और सुमन आगे जाके देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही गंभीर हालत में जमीन पे पड़ा है और दर्द की वजह से बहुत तड़प रहा है। सुहास उसको उठा के अपने दवाखाने ले आया, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत ही गंभीर थी, जिसकी वजह से उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी वो सुहास से कहते हैं कि बेटा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा और बच भी गया तो मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक सिद्ध पुजारी हूँ और अपनी सिद्धियों की वजह से बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर लिया हूँ। लेकिन मेरे साथ धोखा किया मेरे सेवक मणिधर ने। मेरी शक्तियाँ पाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन जब सफल नहीं हो पाया तो मुझे मारने की सोची। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं वहां से भाग निकला। मुझे मेरे शरीर से ज्यादा मुझे अपनी आत्मा की चिंता है। मुझे इसे सुरक्षित रखना है, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे आत्मा का ध्यान रख सकते हो? यह बहुत शक्तिशाली है, इससे तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए ये शक्तियाँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब वो आपको मार के आपकी शक्तियाँ ले सकता था तो उसने आपको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? मेरी मर्जी के बिना मेरी शक्तियाँ कोई नहीं ले सकता। लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना आपकी शक्तियाँ पाने के लिए। हाँ बेटा, वो बहुत निर्दयी है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बाबा कृपया करके मुझे इससे दूर ही रखें। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है तुम में जो मुझे उस घने जंगल में मिले। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम ही हो जो इस निर्दयी को रोकेगा। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछो, क्या बात है? आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कोई आत्मा इंसान के रूप में बदल जाए? क्या बात है बेटा, ये क्यों पूछ रहे हो? बाबा, मैं एक आत्मा को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम आत्मा को जानते हो? कैसे मिले उससे? सुहास ने सारी बातें बाबा को बताई, ये कि वो कैसे सुमन से मिला और सुमन ने कैसे लोगों की रक्षा की। ये सुन बाबा ने कहा कि
बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुका हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्यों यहाँ आया। ऊपर वाले की यही मर्जी है। मुझे सुमन के पास ले चलो। ठीक है बाबा, लेकिन सुमन को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो रहेगी ना? कुछ नहीं होगा बेटा। सुमन एक शक्तिशाली औरत बन जाएगी। कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखना, क्योंकि सुमन कोई आम इंसान नहीं होगी। वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। उसको मेरी शक्तियों का उपयोग बहुत ही समझदारी से करना होगा। कभी कभी वो अपने लोगों को भी भूल जाया करेगी। वैसे हालात में सुमन को तुम्हारी बहुत जरूरत रहेगी बेटा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर सुहास बाबा को सुमन के पास ले जाता है। सुमन की आत्मा पिछले भाग की सुहास का दबाव अच्छे से चल रहा था, वहीं रहने भी लगा था। फिर सुहास को गुस्सा होने लगा। जंगल जाकर सुमन से प्यार हो गया। सुहास ने बहुत कोशिश की, दिल की बात बताने की कर सका। उसके पिताजी कहते हैं और करने के लिए कहते हैं उनसे थोड़ा समय। फिर वो रात में है और अपने देता है। ये टक सुहास को तभी जंगल से आवाज आती है। सुमन वहाँ जाकर देखी एक बूढ़ा आदमी हालत में है। के दवाखाने बहुत ज्यादा खून निकल, उनको बचाना। तभी बूढ़े बाबा सारी आग बीती कह सुहास उनको सुमन है। सुमन के बाबा सुहास की मुझे सुमन से मिलने सुमन के पास ले चल। बूढ़े बाबा को सुना है। अब सुहास इन्हें यहाँ ये तो बहुत सख्त का इलाज करना चाहिए। तुम शांत हो जाओ, मैं उसे ध्यान से सुनना। मुझे बताओ। ये बात बाबा से हुई। सुमन से कहता है, थोड़ी सहम जाती। सुमन, अब तुम बताओ। सुहास, ये गलत है। कुछ ईश्वर की मर्जी है, जाने दो। ये तुम तहम है। मुझे पता है कि मैं क्या करूं। बेटी, घबराओ वाले की मर्जी है। क्या हूँ तुम लोगों। सुमन, मैं तुमसे मैंने कभी सपने में भी ये नहीं आएगा। अब इसे अपने हाथ से मत जाने। शायद ये तुम्हारे अच्छे। बेटी जल्दी करो, वक्त नहीं है। जाओ, संसार बुरी शक्तियों, इसीलिए तुम्हें। ठीक है। सुमन राजी हो जाती। शरीर से एक चमक निकलती है, में प्रवेश कर लेती। अचानक से सुमन में गिर जाती है। डर जाता है, पास जाता है। क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? क्या कर दिया? उठो सुमन, अपनी आँख। वहाँ एक तेज रोशन आवाज आती है। तुम फिक्र मत, सुमन को कुछ नहीं हो, ठीक है। आराम चाहिए, चले जाओ। थोड़े से होश में आ जाएगी। सुमन अभी बनी है, तुम रखना होगा। सुमन को लेके आता है और बिठा देता है। को देखने लगता है हो चुकी थी। सुबह हुई हो रहा था। होश में आ जाती है। सुहास को देख के है, लेकिन कहता है कि वो खुशी जाती है तब है और देखता में नहीं है। बहुत ही डर जाता है, से बाहर जाता है। सुमन बाहर की तरफ। सुमन, क्या हुआ? तुम उठ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं सुमन, धीरे। तुम चिंता मत करो। कहाँ रहते हैं? क्यों रहती हूँ? और देख के सोचता है, इसे बताऊं कि इस दुनिया में नहीं है, कि मैं इसका कौन। लाश की आंखों से आंसू। क्या हुआ सुहास तुम्हारी? कुछ नहीं सुमन, चिंता मत करो। तू जाएगा कि तुम कौन, हारा क्या लगता हूँ। चली जाती है। खाने में बैठा सोचता मैं कैसे बताऊं सुमन। क्या पता सुमन मुझे। नहीं, मैं देता हूँ। सुमन को कुछ याद आ। सुमन मुझे नहीं भूली। उससे ऐसा क्यों कहा? क्या लगते हो? वह खाने में बैठा रहता है। शाम हो जाती है। इसे साथ में है सुहास, साथ नहीं आ रहा है। सुहास सुमन को और कहता है, बस मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। बहुत ज्यादा प्यार। और मैं भी तुम्हारे। धीरे धीरे रात दोनों सो जाते हैं। सुहास दवा और सुमन खाना तभी दवाखाने पे इलाज के लिए आते। जैसे ही वहाँ से जाने, सुहास खाना बन गया लो। ये सोता है और से चले जाता है। थोड़ा परेशान हो, शायद ये आदमी देगा। अब सुहास थोड़ा आराम कर रहा था। दरवाजा खटखटाया। बाहर आके देखा और वो आदमी बाहर। जी, आप यहाँ? फिर सुहास अपने बारे में सब कुछ पता भी कि कैसा
एक इंसानी शरीर। ये सब सुन वो चौंक जाते हैं। सुहास बेटे, नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे, बस मुझे अब ये बताओ, ये अब पिताजी भी याद नहीं है, आपको ये सब नहीं बताया। मेरी बात मानो और सुमन, यही सही रहेगा को भी इस बारे में बताना, नहीं तो गांव वाले में। पिताजी आप, लेकिन मैं क्या सोचा, कुछ दिनों के लिए शहर चला दे, अभी गांव वालों को भी। ठीक कह रहे हो, थोड़े दिनों के लिए तुम दोनों। ठीक है बेटे। ठीक है पिताजी, शहर के लिए निकल जाऊंगा। ये सब बात जैसे ही पिताजी वहाँ से जाते हैं, उनके पास जाता है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सुहास, मैं चुकी हूँ, रह सकती और इसे रोकोगे? मैं बताना चाहता था सुमन था कि कहीं तुम, पता नहीं मेरे को ये सब जो मिल रही है। तुमने कोई पाप नहीं, समय दो अपने आप को, वापस नहीं आ जाती। लगती है, तले लगा लेता है। क्या तुम मेरे साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगा? रोते हुए कहती है, तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम पता नहीं, मैं तुम्हारे से तैयार हूँ। रात और सुमन दोनों